नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में, जहां पर हम लूसेंट और घटना चक्र को आधार बना करके और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बना करके प्राचीन इतिहास को तैयार कर रहे हैं। आज से हमें एक नया अध्याय पढ़ना शुरू करना है और ये अध्याय 2 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत हम पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि विशेष रूप से आप देखें तो जो हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, एमपी को अगर मैं छोड़ दूं तो यूपी हो, बिहार हो, एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पाषाण काल, स्टोन एज, ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज और महापाषाण काल, मेगालिथिक एज से पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे। इस टॉपिक में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन ये आता है कि हमें अलग अलग स्थानों के नाम याद करने होते हैं, तो उसके लिए भी हम मैप का इस्तेमाल करेंगे, मैप यूज करेंगे ताकि उन स्थानों के नाम हमें आसानी से याद हो सके। जहां जहां पर हम इमेजेस यूज कर सकते हैं कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक को बना सकें, तो वो चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस कर लें कि आखिर इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक में हम एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ये वही बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, पर एक बार 5 मिनट में हम इनको रिकॉल कर लेंगे। इसके बाद हम मानव का उद्भव समझेंगे, ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा कि मानव की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। जैसे अभी जो वर्तमान में मानव है वो होमो सेपियन सेपियन कहलाता है, पर एक पूरी की पूरी कहानी है कि कैसे बंदर एप हुआ करते थे, वहाँ से ड्रायोपेथेकस आया, फिर रामापेथेकस आया, ऑस्ट्रेलोपेथेकस आया, फिर होमो हैबिलस आया, होमो इरेक्टस आया, होमो निएंडरथल आया, फिर होमो सेपियन आया और फिर होमो सेपियन सेपियन, जो कि आधुनिक या वर्तमान मानव है, उसकी उत्पत्ति हुई। और यहीं पर हम यह भी जानेंगे कि इस पूरी थ्योरी में चार्ल्स डार्विन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने ही एक सिद्धांत दिया था जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं, और वो उन्होंने एक किताब लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उस सिद्धांत के बारे में बात की थी। फिर हम चर्चा करेंगे पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में। इसके बाद पुरा पाषाण अर्थात पैलियोलिथिक एज, फिर मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज, फिर ताम्र पाषाण चैल्कोलिथिक एज, महापाषाण मेगालिथिक एज। और इसमें एक टॉपिक में और इंक्लूड कर दूंगा दोस्तों, इसमें हम एक टॉपिक और इंक्लूड करेंगे, आयरन एज अर्थात लौह युग। उसमें भी हमें सिर्फ स्थानों के बारे में पढ़ना है और एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन शुभम गुप्ता एकेडमी पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे इसी का जीके जीएस का कोर्स चल रहा है, एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है, विच इज जो पूरी तैयारी कराएगा। दूसरी बात यह है कि क्विजेज वहाँ पर बहुत सारी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभम गुप्ता पीडीएफ के नाम से, जहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो साथियों, हमने ये डिस्कस किया था कि इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इतिहास को हम जनरली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री हिस्ट्री, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, एक है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया था कि प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का एक ऐसा कालखंड होता है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है साथियों जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पर अब तक हम उन्हें समझ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय है जिसके लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनसे हम ऐतिहासिक जानकारी एकत्रित कर पाए हैं। याद होगा आप लोगों को, हमने ये चार्ट डिस्कस किया था जहां हमने यह भी जान लिया था कि जो पाषाण काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है, वहीं ताम्र पाषाण और महापाषाण जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं।
महाजनपद काल से ऐतिहासिक काल शुरू होता है। फिर पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा था, वो अभी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन अब एक नई चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथियों, एक पुरातत्वविद हुए जिनका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये डेनमार्क के एक पुरातत्वविद थे, एक डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका आर्कियोलॉजी की फील्ड में। तो नाम याद आपको रखना है, क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन ने क्या किया कि जितनी भी दुनिया में अलग अलग जगह जाकर के इन्होंने विश्व के इतिहास का अध्ययन किया, वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्होंने स्टडी किया। और जब ये विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि मानव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसने धातुओं का, नई नई धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया, नए नए उपकरणों को बनाना उसने शुरू कर दिया। और इन्होंने देखा कि मानव ने अपने 25 लाख साल के विशाल क्रम में 25 लाख ईयर या 2.5 मिलियन ईयर का जो एवोल्यूशन फेज है उसमें प्राइमरली 3 चीजों का इस्तेमाल किया है, मुख्य रूप से 3 चीजों का इस्तेमाल किया है। लगभग 24.5 लाख साल तक मानव पत्थर का इस्तेमाल करता रहा, तो इसे उन्होंने पाषाण काल या स्टोन एज कहा। फिर मानव ने तांबे का उपयोग करना शुरू किया, कॉपर को यूज करना शुरू किया। याद रखिएगा, तांबा मानव के द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु थी। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल दैट वॉज यूज्ड बाय द ह्यूमन। पर कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि वो तांबा और टिन दोनों का इस्तेमाल करने लगा, और तांबा और टिन को आपस में मिलाने से उसने कांस्य नाम की एक नई धातु मिला ली। कॉपर और टिन को मर्ज करने के बाद उसने ब्रॉन्ज नाम का एक नया मेटल बनाया, और बहुत लंबे समय तक फिर इंसान तांबा और कांसे का प्रयोग करता रहा, कॉपर और ब्रॉन्ज का ही उपयोग करता रहा। तो थॉमसन ने कहा कि ये जो दूसरा काल है ये कांस्य काल है या ब्रॉन्ज एज है। फिर मानव ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और लोहे की वजह से मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। इंसान ने आयरन को यूज करना शुरू कर दिया, और आयरन की वजह से ह्यूमन की लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ गए। जैसे अब वो बड़े जानवरों से अपनी रक्षा कर सकता था, अब वो बड़े बड़े पेड़ों को आसानी से काट सकता था, जिससे कृषि करना आसान हो गया। वो उन इलाकों में भी कृषि कर सकता था जहां पर जमीन कठोर है, हार्ड सरफेस है, क्योंकि अभी तक वो लकड़ी के हलों का इस्तेमाल कर रहा था जो उतनी गहराई तक नहीं जा पाते थे। लेकिन अब उसने लकड़ी के हल में लोहे की फाल लगाना शुरू कर दी, जिससे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो गया। और जब कृषि का विस्तार हुआ तो शहरों का भी विकास होने लगा, अर्बन सेंटर भी डेवलप होने लगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने इतिहास में 3 युग प्रणाली की शुरुआत की। उस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसने हिस्ट्री में 3 एज सिस्टम को शुरू किया। तो क्या नाम बताएंगे कि सर उनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन। क्या नाम बताएंगे? क्रिश्चियन थॉमसन। और इतिहास को इन्होंने 3 युगों में बांटा। ये 3 युग कौन कौन से थे? पाषाण काल अर्थात स्टोन एज, कांस्य काल अर्थात ब्रॉन्ज एज, और लौह काल अर्थात आयरन एज। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था। अभी हम दोबारा से पढ़ेंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पैलियोलिथिक एज पुरा पाषाण काल, मीजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल सबसे बड़ा है साथियों, इसलिए पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है। लोअर पैलियोलिथिक एज निम्न पुरा पाषाण काल, जिसके तहत हम सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति का अध्ययन करते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, ये हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। चलें तो आगे बढ़ेंगे। अब हम सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा हमने अभी आपको बताया दोस्तों कि
प्राग ऐतिहासिक काल हम इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण काल। तो जो स्टोन एज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल में आती है। इसलिए कई जगह पर आपने देखा होगा कि टॉपिक की हेडिंग पाषाण काल नहीं लिखी रहती, टॉपिक में लिखा रहता है भारत का प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ये रॉबर्ट ब्रूस फुट और ये हस्त कुठार की फोटो है। याद होगा हमने ये डिस्कस किया था कि भारत में पाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य मिला, इंडिया में स्टोन एज का जो पहला एविडेंस मिला वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था, जो कि एक अंग्रेजी जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्ववेदता और भूविज्ञानी थे। ये 1863 में 1863 में मद्रास के पास एक जगह है पल्लावरम, वहां पर खुदाई का काम कर रहे थे, रिसर्च का काम कर रहे थे, और उसी खुदाई में इन्हें एक पत्थर का उपकरण मिला जिसे उन्होंने हस्त कुठार कहा, जिसे उन्होंने हैंड एक्स कहा। हस्त कुठार इसलिए कि ये कुल्हाड़ी की तरह काम करता है, इसको इस तरह हाथ से पकड़ा जाता है और फिर इस औजार का प्रयोग चीजों को काटने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाषाण काल का पहला उपकरण खोजा था। कहां से खोजा था? पल्लावरम, मद्रास से। कब खोजा था? 1863 में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कौन है? तो क्या जवाब देंगे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये वो हस्त कुठार की फोटो है जो कि 1863 में पल्लावरम से रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिली थी। आई थिंक ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो एक प्रकार से आपका रिवीजन ही हो गया। अब हम एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं और हमें मानव के उद्भव को समझना है, हमें एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन को डिस्कस करना है। इसके लिए थोड़ी सी कहानी आपको समझना पड़ेगा साथियों। देखो, अभी तक हम इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ, हमारी इस पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, फिर जो अलग अलग जीव हैं, जो अलग अलग फ्लोरा एंड फौना है, अलग अलग जो जीव जंतु और वनस्पति हैं, इनका विकास कैसे हुआ है, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। और इस पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें लिखी हैं। इसी में एक नाम आता है चार्ल्स डार्विन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं साथियों। तो एक नाम आता है चार्ल्स डार्विन का। जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने एक किताब लिखी, इनकी बहुत ही फेमस किताब है, नाम पूछा जाता है एग्जाम में। किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है किताब का? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस किताब में इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की। चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस किताब में ये कहा कि देखिए, प्रकृति में वही जीव जंतु या प्रजाति जिंदा रह सकती है, वही प्रजाति सरवाइव कर सकती है जो प्रकृति में होने वाले बदलावों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इसको अनुकूलतम भी कहा जाता है। वही स्पीसीज अर्थ में सरवाइव करेगी जो अर्थ के चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेगी, अदरवाइज नेचर उसको एक्सटिंक्ट कर देगा, प्रकृति उसका विनाश कर देगी। और यहीं से अलग अलग एवोल्यूशन की थ्योरी आना शुरू हुई। फिर मानव के बारे में बात की गई कि अच्छा, जो मानव है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो मानव है, तो कहा जाता है कि मानव का जो पहला साक्ष्य है, जो फर्स्ट एविडेंस है, वो हमें अफ्रीका से मिला। तो यह सवाल पूछा भी जाता है कि दुनिया में मानव का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो दुनिया में मानव का पहला साक्ष्य जो हमें मिला वो अफ्रीका से मिला। ठीक इसी तरह भारत में, इंडिया में जो मानव का पहला साक्ष्य मिला है वो 1982 में मिला। और एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर अरुण सोनकिया। डॉक्टर अरुण सोनकिया नाम के पुरातत्वविद ने, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये अपनी खोज कर रहे थे
और ये खोज कहाँ कर रहे थे? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है हथनौरा। हथनौरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और ये नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में आता है। पश्चिम नर्मदा घाटी का इलाका है, एक वेस्ट नर्मदा वैली का रीजन है, वहां पर ये आता है। तो वहां ये खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई करते करते इन्हें यहां से एक खोपड़ी मिली, एक स्कैपल मिला, एक खोपड़ी मिली, और इन्हें लगा कि एक नॉर्मल होगी, लेकिन चूंकि पुरातत्वविद थे तो इनके लिए हर चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो इन्होंने ना इस खोपड़ी की जांच करवाई, और जब इन्होंने जांच करवाई तो पाया गया कि ये तो होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव है, और जितने भी प्रमाण मानव के अब तक भारत में मिले थे, ये उन सब में प्राचीनतम प्रमाण था। तो ये माना जाता है कि भारत में मानव का जो प्रथम प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला? हथनौरा मध्य प्रदेश से मिला, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र से मिला। किसने खोज की? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोज की, और इसे चूंकि ये नर्मदा घाटी से मिला था तो इस होमो इरेक्टस को हमने नाम दिया है नर्मदा मानव। होमो इरेक्टस को हमने नाम दिया है दोस्तों नर्मदा मैन। तो ये चीज कई बार पूछ ली जाती है, लेकिन अभी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने निकल करके आई है। पता है क्या हुआ है रिसेंटली? तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं एक जगह है जिसका नाम है पुणे। महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे, बहुत ही फेमस जगह है, और पुणे में एक गुफा है जिसे कहा जाता है बोरी खुर्द की गुफा। क्या कहा जाता है? बोरी खुर्द की गुफा। ये पुणे के पास ही एक जगह है जिसको बोरी खुर्द बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आर्कियोलॉजिकल स्टडीज चल रही हैं, यहाँ पर भी पुरातात्विक खोजें चल रही हैं, और दोस्तों यहाँ से एक मानव के ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो ये बता रहा है कि भारत में होमो इरेक्टस से पहले भी मानव की प्रजाति थी, और अगर ये प्रूफ होता है तो यहाँ से 14 लाख वर्ष पुराने मानव के साक्ष्य मिल रहे हैं, पर अभी उसको कंफर्म नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये फैक्ट बदल जाए कि भारत में अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं, और अभी एग्जाम में पूछेगा तो आपको यही जवाब देना है कि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मध्य प्रदेश के हथनौरा से मिले हैं, जिसे 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोजा था। इंडिया में ह्यूमन का ओल्डेस्ट एविडेंस हथनौरा एमपी से मिला है, डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर अरुण सोनकिया इन 1982। दिस वाज द नर्मदा वैली रीजन, सो दैट होमो इरेक्टस वाज नेम्ड नर्मदा मैन। ये नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र था, तो होमो इरेक्टस प्रजाति के उस मानव को नर्मदा मैन का नाम दे दिया। अभी यही चीज है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये बस पूछा जा सकता है अभी आपसे कि बोरी खुर्द नाम का पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है। जो बोरी खुर्द नाम का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कहाँ पर है? तो क्या जवाब देंगे कि ये पुणे में है। कहाँ पर है दोस्तों? इट इज इन दी पुणे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, हो सकता है कि यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाए। तो अब यही चीजें पीपीटी में लिखी हैं। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मानव का पहला साक्ष्य अफ्रीका में मिला। भारत में नर्मदा मानव, पश्चिम नर्मदा क्षेत्र हथनौरा, 1982, डॉक्टर अरुण सोनकिया। ये डॉक्टर अरुण सोनकिया की फोटो है, और ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये वो स्कैपल है जो हमें मिला है होमो इरेक्टस का, और यहाँ मैंने बोरी खुर्द का उल्लेख भी कर दिया है। इंग्लिश में भी है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलिए अब आपको एक अगली कहानी सुनाते हैं। ये एक ऐसी इमेज है जो आपने शायद बचपन से देखी होगी। ये एक ऐसी फोटो है जो हमेशा से आपने देखी होगी, है ना, कि मानव का कैसे उद्भव हुआ है। और कुछ नाम भी आपने स्कूल लेवल पर पढ़े होंगे जो हमें कभी याद नहीं हुए। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारे के सारे नाम आपने पढ़े होंगे। तो ये जो अलग अलग नाम आप सुनते हो, ये दिखाता है मानव के विकास को। मानव जैसा आज है वैसा बिल्कुल नहीं था। जैसे आप और हम आज दिखते हैं, हम ऐसे नहीं दिखते थे दोस्तों। हमारा विकास ऐसे हुआ है। हम एक समय पर 4 पैरों से चला करते थे, जिसे ड्रायोपेथेकस और रामापेथेकस बोला करते थे। फिर मानव जब 2 पैरों पे चला भी तो वो झुक करके चलता था। धीरे धीरे मानव ने सीधे चलना शुरू किया, धीरे 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 सीधा होते चला गया, और आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
तो हमें बस ये समझना है कि मानव की अलग अलग प्रजातियों के नाम क्या हैं और कैसे मानव का उद्भव हुआ, बस प्रजातियों के नाम, इसके अलावा हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए साथियों, थोड़ा सा इस बात को आप समझें कि माना जाता है कि मानव का जो विकास है वो एक प्रकार के बंदरों से ही हुआ है जिन्हें एप कहा जाता है। फिल्म भी बनी है द प्लैनेट ऑफ द एप्स, तो जिन्हें एप्स कहा जाता है। एप से ड्रायोपेथिकस का विकास हुआ, ड्रायोपेथिकस से रामापेथिकस का विकास हुआ, लेकिन ये मानव के पूर्वज नहीं है, ये मानव के मानव बनने से पहले की अवस्था है। फिर साथियों विकास होता है रामापेथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपेथिकस का। ऑस्ट्रेलोपेथिकस को मानव के सबसे पुराने पूर्वज माना जाता है, मोस्ट एंशियंट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस माना जाता है, क्योंकि यहीं से मानव ने दो पैरों पर चलना शुरू किया था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाईपेडलिटी। तो यहीं से बाईपेडलिटी की शुरुआत हुई थी, अर्थात मानव बाईपेडल हो गया था, मतलब उसने दो पैरों पर चलना शुरू किया था। फिर मानव के उद्भव की कहानी शुरू होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस आया, होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस आया, होमो इरेक्टस के बाद होमो नियांडरथल आया। याद रखना, होमो नियांडरथल के बाद होमो सेपियन आया, और होमो सेपियन के बाद अभी जो मानव की प्रजाति है ये होमो सेपियन सेपियन है। तो बहुत मुश्किल नहीं है ये कहानी, अगर आप बहुत ध्यान से समझें तो पहले हम बंदर के रूप में थे, बंदर से हम ड्रायोपेथिकस बने, ड्रायोपेथिकस बनने के बाद रामापेथिकस, ये मानव के मानव बनने से पहले की अवस्था है। फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस आया जो कि मानव का सबसे पुराना पूर्वज है, मोस्ट एंशियंट एंसेस्टर है ह्यूमन का। यहाँ से मानव ने दो पैरों पर चलना शुरू किया, बाईपेडलिटी आ गई। ऑस्ट्रेलोपेथिकस का जब विकास हुआ तो वो होमो हैबिलस बना, होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस बना, होमो इरेक्टस के बाद होमो निएंडरथल बना, फिर होमो सेपियन, और उसके बाद वर्तमान का मानव होमो सेपियन सेपियन आया। तो ये बस एक बेसिक तौर पे इनके नाम आपको याद रखना है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है कि एक नाम बस याद रहे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, और साथियों अब हमें यहाँ से जो टॉपिक पढ़ना शुरू करना है ये है पाषाण काल अर्थात स्टोन एज। अब हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी, इससे पहले हम सारे बेसिक बातों को समझ चुके हैं, लेकिन पाषाण काल को पढ़ने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट आपको और समझना होगा, जिसे हम भूगर्भिक समय सारणी बोलते हैं, जिसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा मामला है, मुश्किल नहीं है। देखो आपने ना कुछ शब्द जरूर सुने होंगे अगर आपने कभी भूगोल स्कूल में पढ़ी है तो। जब आप स्कूल में भूगोल पढ़ रहे होंगे तो जैसे आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा कैम्ब्रियन, एक शब्द और आपने सुना होगा जुरैसिक। क्यों? क्योंकि जुरैसिक पार्क नाम की एक फिल्म आई थी। तो ये दो शब्द मैं मान के चल रहा हूं कि हर व्यक्ति ने शायद सुने होंगे, एक कैम्ब्रियन, जुरैसिक, ये अलग अलग शब्द हैं। तो इन शब्दों का मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आज अगर आप हमारी पृथ्वी का साल देखें तो अभी हम किस साल में हैं? हम 2025 में हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारी पृथ्वी को सिर्फ 2025 साल हुए हैं? क्या उससे पहले कुछ नहीं था? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर हमारी पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 4 से 4.5 अरब साल के पास है। वो लगभग 4 to 4.5 बिलियन ईयर अगो है। 400 से 450 करोड़ साल ये हमारी पृथ्वी की आयु है। तो जो भूविज्ञानी हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें बहुत समस्या जाती थी कि अगर कोई घटना आज से 200 करोड़ साल पहले हुई है तो वो उसे कैसे बताएं, और हर बार ये डेट बता पाना आसान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा लगभग 400 करोड़ सालों का इतिहास है, ऑलमोस्ट जो हमारा 400 करोड़ ईयर की हिस्ट्री है, इसे उन्होंने अलग अलग समय में विभाजित कर दिया, अलग अलग टाइम में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने टाइम को डिवाइड किया है ना,
हम कहते हैं कि हम साल में हैं, साल में फिर महीने होते हैं, महीने में फिर सप्ताह होते हैं, सप्ताह में दिन होता है, फिर दिन के अंतर्गत ही घंटे होते हैं, घंटों के अंतर्गत मिनट होते हैं, मिनट के अंतर्गत सेकंड होते हैं। ठीक इसी तरीके से इन्होंने 400 करोड़ साल के इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया और इसमें इन्होंने मुख्य रूप से 4 चीजें बनाई। एक इन्होंने बनाया इयॉन। हिंदी मीडियम वाले दोस्त भी यही याद रखना, क्योंकि हिंदी में नाम बहुत बदल जाते हैं। दूसरा उन्होंने बनाया एरा। इयॉन के अंतर्गत एरा आता है। एरा के अंदर उन्होंने बनाए पीरियड और पीरियड के अंदर उन्होंने बनाया एपॉक। ये कहानी कुछ ऐसी है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी टाइप की स्टोरी है कि देखिए सबसे बड़ा होता है इयॉन। सबसे बड़ा क्या होता है? इयॉन। इयॉन के नीचे आता है एरा। एरा के नीचे आता है पीरियड और पीरियड के नीचे आता है इपोक। तो ये कहानी याद रखना है। एक इयॉन में, एक जो इयॉन है उसके अंदर बहुत सारे एरा हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पीरियड होते हैं, एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड और इसके अंदर बहुत सारे इपोक जो कि पीरियड के अंतर्गत आते हैं। ये बात बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो हमें यह समझ में आ गया कि सर हमने क्या किया है, जो हमारा 400 करोड़ सालों का इतिहास है, ऑलमोस्ट हमारी 400 करोड़ ईयर की जो हिस्ट्री है उसे हमने इयॉन, एरा, पीरियड और इपोक में डिवाइड कर दिया है। तो अब तक हमारी पृथ्वी में 4 इयॉन हुए हैं। सबसे पहला इयॉन जो था उसे हेडियन कहा जाता है, दूसरा इयॉन जो था उसे आर्कियन कहा जाता है, तीसरा जो इयॉन था उसे प्रोटेरोजोइक कहा जाता है और चौथा जो इयॉन था उसे फेनेरोजोइक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फेनेरोजोइक कहा जाता है। जितने भी इयॉन हुए हैं उसमें प्रोटेरोजोइक इयॉन सबसे बड़ा इयॉन है। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, फिलहाल हिस्ट्री पर आते हैं। तो 4 इयॉन है और हर इयॉन की अपनी एरा है। अब इन सबको अभी हम नहीं छुएंगे। जैसे मेसोजोइक एरा, और मेसोजोइक एरा में ही जुरासिक पीरियड आता है, वही जुरासिक पीरियड जिसमें भारत में, दुनिया भर में डायनासोर्स हुआ करते थे। पर यह सब बाद की कहानी है। अभी हम यहां पर आ जाते हैं। तो साथियों, अभी हम जिस इयॉन में चल रहे हैं, अभी हम जिस इयॉन में चल रहे हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फेनेरोजोइक। क्या नाम है? फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक की जिस एरा में हम हैं वो है सेनोजोइक, और सेनोजोइक के जिस पीरियड में हम हैं वो है क्वाटरनरी पीरियड, और क्वाटरनरी पीरियड के जिस एपोक में हम हैं वो है होलोसीन एपोक। ये याद रखने वाली बात है। ये ज्योग्राफी में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सवाल बनते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस एपोक में हम अभी हैं, कौन सा एपोक अभी रनिंग है? तो अभी हम होलोसीन एपोक में हैं। एक बार पूछा गया था ये कौन सा इयॉन है, तो इयॉन जो है वो फेनेरोजोइक है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो, अभी तो हम क्वाटरनरी पीरियड में हैं, क्वाटरनरी पीरियड। तो क्वाटरनरी पीरियड में अभी हम होलोसीन में हैं। इससे पहले हम किस में थे? प्लीस्टोसीन में। याद रखिएगा, हिंदी नाम में जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, बहुत मुश्किल है और अलग अलग है। तो प्लीस्टोसीन खत्म हुआ, प्लीस्टोसीन खत्म होने के बाद होलोसीन की शुरुआत हुई। बस यहां मुझे आपको यह बताना है कि मानव आपको मुख्य रूप से यही देखने मिलेगा। जो मानव है वो मुख्य रूप से आपको यही देखने मिलेगा साथियों। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्लीस्टोसीन काल है, इस पूरे काल में हमारी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ था, जिसे हम आइस एज बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? आइस एज। और बर्फ होने की वजह से मानव का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। पृथ्वी का 60% से अधिक हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। तो जब हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी तो मानव के पास संसाधन बहुत कम हो गए, ह्यूमन के पास रिसोर्सेज बहुत कम हो गए।
क्योंकि पेड़ पौधे नहीं थे तो वो फलों को नहीं खा सकता था, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर शाकाहारी जानवर नहीं होंगे। शाकाहारी जानवरों को मारना कंपैरेटिवली आसान होता है, तो शिकार भी मुश्किल से मिलता था, बहुत मुश्किल से शिकार मिलता था। और चूंकि ठंड ही ठंड हर जगह है, बर्फ ही बर्फ हर जगह है, तो वो चाह करके भी कृषि नहीं कर सकता था। अगर वो एग्रीकल्चर करना भी चाहता तब भी वो एग्रीकल्चर को परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो मानव का शुरुआती जो समय बीता है, जो प्लीस्टोसीन काल में बीता है, वो बहुत बुरा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा पाषाण काल जो पैलियोलिथिक एज है, जो 25 लाख में से लगभग 24.5 लाख सालों के मानव इतिहास को दर्शाता है, वो इसी हिम युग में बीता है, वो इसी आइस एज में बीता है। और साथियों, जब होलोसीन की शुरुआत हुई तो होलोसीन की शुरुआत इसी के साथ होती है कि पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। और जब पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ा तो बर्फ पिघलने लगी, आइस स्टार्टेड मेल्टिंग। और जब बर्फ पिघली तो इससे वनस्पतियों का विकास हुआ, जंगलों का विकास हुआ, वनस्पति खाने वाले शाकाहारी जीव आए, खरगोश, भैंस, गाय, इन सब का उद्भव हुआ। और फिर मानव क्या करने लगा, इनका शिकार करने लगा। अब मानव के लिए शिकार आसानी से मिल रहा था, अलग अलग प्रकार के फल भी आने लगे थे। और अब धीरे धीरे वो कृषि करना भी सीख जाएगा, क्योंकि जमीन थी, जिस जमीन पर घास थी, उसी घास से मानव ने कृषि करना सीखा है। क्योंकि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, ये सब घास प्रकार की फसलें हैं जिन्हें हम ग्रामीणी परिवार में लगते हैं। तो ये दो बातें आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ये बस समझाने के लिए मुझे ये पूरी कहानी आपको बतानी पड़ी। यहाँ हमने बहुत शॉर्ट में दे भी दिया है, अच्छा डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये जो प्लीस्टोसीन एपोक था, जिसे अत्यंत नूतन युग बोलते हैं, ये पूरी तरीके से एक हिम युग था। और ये इसका जो समय काल रहा है वो 26 लाख वर्ष से 11,000 साल तक का रहा है। दूसरा जिसमें हम अभी हैं, इसे होलोसीन एपोक या नूतनतम युग बोलते हैं। ये वर्तमान युग है, ये 11,700 साल पहले से शुरू हुआ था और अब तक ये चलता जा रहा है। इसमें वार्म क्लाइमेट देखने मिलता है, गर्म जलवायु, और यही मनुष्य का युग है, एज ऑफ ह्यूमन है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले तो अब मुझे लगता है हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, हमने सारी बातों की चर्चा कर ली है जो पाषाण काल को पढ़ने के लिए जरूरी है, जो स्टोन एज को पढ़ने के लिए जरूरी है। तो आइए अब हम अपने कंसेप्ट को शुरू करते हैं दोस्तों। पाषाण काल अर्थात स्टोन एज की हम बात करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इन्हीं चीजों को लिख लेते हैं एज इट इज, आप इनको लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। अदरवाइज पीपीटी तो है ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, पाषाण काल हम मानव इतिहास का सबसे बड़ा कोई काल है ना, तो वो पाषाण काल है। हमारे मानव इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड ही पाषाण काल है। ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है। तो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टाइम पीरियड स्टोन एज है। पाषाण काल को हम पाषाण काल इसलिए कहते हैं कि इस समय मनुष्य ने अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जितने भी उपकरण बनाए, उन उपकरणों में पत्थर की प्रधानता थी। इंग्लिश में हम स्टोन एज को स्टोन एज इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन ने अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जितने भी प्रकार के टूल्स बनाए, उस टूल में स्टोन की सुप्रीमेसी थी। 90% ऑफ द टूल, इवन 95% ऑफ द टूल वर मेड अप ऑफ द स्टोन। यही कारण है कि इस पूरे कालखंड को हमने पाषाण काल कहा, इस पूरे टाइम पीरियड को हमने स्टोन एज कहा। दूसरी बात यहीं से निकल करके आती है कि फिर हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, और उसमें भी पूरा पाषाण काल को हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। तो आखिर ये विभाजन हमने कैसे किया है? कैसे हमने कहा कि ये पैलियोलिथिक एज है, ये मीजोलिथिक एज है, या ये नियोलिथिक एज है? क्या इस विभाजन का भी कोई आधार है? तो बिल्कुल है। ये हमने किया पाषाण उपकरणों के प्रौद्योगिकी के आधार पर। टाइप्स ऑफ स्टोन टूल, हमें किस प्रकार के टूल मिले? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं।
जब हमने देखा कि एक समय तक ना हमें बहुत ही बेसिक टूल्स मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही बेसिक पत्थर है, जो पत्थर अच्छा मिला उसमें कोई भी चेंज नहीं किया और उससे हमने काम करना शुरू कर दिया। तो इसे हमने कहा कि यार ये ह्यूमन का बहुत अर्ली स्टेज है, जब ह्यूमन में किसी भी प्रकार का कोई ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर, तो जैसा भी उसको पत्थर मिल जाता थोड़ा बहुत उसको ठीक ठाक करके वो अपना शिकार करने लग जाता, तो उसे हमने पूरा पाषाण काल बोला। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे जो उपकरण हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। अब मनुष्य जो है वो पत्थरों को अच्छे तरीके से शार्प करने लगा था, तो हमने कहा कि ये मध्य पाषाण काल है। फिर तीसरे काल में आप आए, आपने देखा कि मनुष्य ने अब बहुत एडवांस चीजों को उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने पत्थर को लकड़ी के साथ, पत्थर को हड्डी के साथ, अब वो इन्हीं पत्थर से बाण भी बनाने लग गया, वो इन्हीं पत्थरों से तलवार जैसी आकृतियां बनाने लग गया। उसके उपकरण पॉलिश होने लगे, बहुत पॉलिशदार उपकरण, पॉलिश्ड उसके पूरे के पूरे टूल होने लगे। तो कहा गया ये नव पाषाण काल का समय है, ये न्यूलिथिक एज का टाइम है। मैं आपको दिखाता हूं एक इमेज कि कैसे मानव के नाम अलग अलग उपकरणों का विकास हुआ है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ना साथियों, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये पैलियोलिथिक एज के टूल हैं। अब आप देखें कितने बेसिक हैं ये, इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं किया गया, जैसा मिल गया उसने वैसा यूज कर लिया। और ये देखिए आप नव पाषाण काल के उपकरण है न्यूलिथिक। अब आप देखिए कितना एडवांस हो गया है मानव कि उसने पत्थर और लकड़ी और हड्डी का उपयोग करके एक कुल्हाड़ी जैसी इस प्रकार का कुदाल बना लिया। इसको सिल्ट कहते थे उस समय, सिल्ट। रिसेंटली एसएससी में पूछा गया कि सिल्ट किसका उपकरण था, तो नव पाषाण काल में सिल्ट बना लिया। उसने हथौड़ी जैसी चीजें बना ली, ठीक है। वो इतनी सारी फ्लिंट नाइफ बनाने लगा, वो नाइफ का इस्तेमाल करने लगा था, वो कुदाल बनाने लगा था। ये क्या दिखा रहा है? ये ह्यूमन के एवोल्यूशन को दिखा रहा है, मानव के विकास को ये दिखा रहा है। तो याद रखेंगे, अगर कोई भी आपसे पूछे कि पाषाण काल का जो हमने वर्गीकरण किया है वो किन आधारों पर किया है, तो पाषाण काल का वर्गीकरण किस प्रकार के उपकरण हमें मिले, किस प्रकार के टूल्स हमें मिले, इसी आधार पर हमने पाषाण काल का वर्गीकरण किया है। इन्हीं बेसिस पर हमने स्टोन एज को डिवाइड किया है। एक बार बहुत ध्यान से आप ये देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है साथियों, फिर हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। देख लें, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर हमने पुरापाषाण को 3 भागों में बांटा है, निम्न पुरापाषाण अर्थात लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण मिडिल पैलियोलिथिक एज और उच्च पुरापाषाण अपर पैलियोलिथिक एज। इनका टाइम पीरियड कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है और वो पूछा भी नहीं जाता, एक ही बार प्रश्न पूछा गया है, बाकी टाइम पीरियड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसलिए समय को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, फालतू में चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। बस ये जरूर आप याद रख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व में हुई थी साथियों। ये इसलिए जरूरी है कि यहीं से शुरुआत होती है होलोसीन इपोक की, और होलोसीन इपोक में हमने देखा कि पृथ्वी का तापमान एक बार फिर से सामान्य होने लगा था, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दोबारा से नॉर्मल होने लगा था। एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए 1 सेकंड के लिए, फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। चलिए साथियों, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुरा पाषाण काल के बारे में, अर्थात पैलियोलिथिक एज के बारे में। देखो साथियों, पुरा पाषाण काल का जो समय रहा है, जो टाइम पीरियड रहा है, वो 25 लाख साल से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय रहा है। पूरा का पूरा पुरा पाषाण काल प्लीस्टोसीन एपोक में ही रहा है। और हम जानते हैं, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि सर जो प्लीस्टोसीन एपोक था इसमें हिमयुग था। तो आप ही मुझे बता दो कि अगर इस पूरे समय पर हिमयुग चल रहा था, इस पूरे के पूरे समय पर आइस एज चल रही थी, तो क्या कृषि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या पशुपालन होगा? नहीं होगा। क्या स्थायी निवास होगा? नहीं होगा। तो पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य का जीवन था वो पूरी तरीके से हंटरर और फूड गैदरर का जीवन था, अर्थात आखेटक और खाद्य संग्राहक का जीवन था। मनुष्य पूरी
तरह से प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए उसे उपभोक्ता कहा गया। ह्यूमन वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर, सो इट वॉज कॉल्ड कंज्यूमर। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मनुष्य के पास कृषि का माध्यम नहीं था, कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था। जब तक कृषि का आविष्कार नहीं हो गया तब तक स्थायी निवास भी नहीं आ सकता, परमानेंट सेटलमेंट भी नहीं आ सकता। तो ना कृषि थी, ना स्थायी निवास था, और ना ही पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बेंड्री था। ये तीनों ही चीजें नहीं थी साथियों, ये तीनों ही चीजें एब्सेंट थी। वन थिंग। तो इस समय मानव कैसे जिंदा रहता था? तो मनुष्य शिकार करता था, आखेट करता था, और जो भी उसे खाद्य पदार्थ डले हुए मिलते थे उनका वो संग्रह करता था। तो याद रखिएगा, मनुष्य का जीवन पूरा पाषाण काल में आखेटक और खाद्य संग्रहक का था, अर्थात हंटरर और फूड गैदरर का पूरा जीवन था। एक विशेष बात यह भी है साथियों कि मनुष्य जो है वो घुमंतु जीवन शैली अर्थात नोमैडिक लाइफ स्टाइल को फॉलो करता था। अब घुमंतु जीवन शैली का मतलब क्या होता है कि मनुष्य एक जगह पर स्थायी नहीं था, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता है। इसके बहुत सारे कारण थे। जलवायु के कारण कि कभी बहुत बारिश हो गई तो वो गुफाओं में चला गया, कहीं पर आग लग गई तो वो वहां से चला गया, कहीं पानी की कमी आ गई तो वहां से चला गया, कहीं पर उसको बहुत लंबे समय से शिकार नहीं मिल रहा है तो वो चला गया। क्योंकि स्थायी निवास तभी आ सकता था जब मनुष्य को एक जगह पर अपने खाने का सामान मिल जाए, और वो तभी संभव हो सका जब हमने कृषि की शुरुआत कर दी नवपाषाण काल में, जब हमने एग्रीकल्चर को डिस्कवर कर लिया नियोलिथिक एज में। अब साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर ये जो पूरा पाषाण काल है अर्थात ये जो पैलियोलिथिक एज है, तो पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। एक हिस्सा है निम्न पूरा पाषाण काल जिसे हम लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। दूसरा हिस्सा है मध्य पूरा पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल अर्थात अपर पैलियोलिथिक एज। यहां से जो सवाल बनते हैं वो बड़े सिंपल बनते हैं कि किस युग में किस तरह के उपकरणों का प्रयोग हुआ और इनके प्रमुख स्थान क्या क्या थे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पुरा पाषाण काल का जो समय काल रहा है ये पूरा प्लीस्टोसीन एपोक में रहा है। इस समय मानव आखेटक और खाद्य संग्रहक था, हंटरर और फूड गैदरिंग का काम करता था, कोई भी स्थायी निवास नहीं था, मनुष्य की घुमंतु जीवन शैली थी, नोमैडिक लाइफ स्टाइल थी, और कृषि पशुपालन और स्थायी निवास की शुरुआत नहीं हुई थी। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और परमानेंट सेटलमेंट का कोई भी एविडेंस नहीं है। अब इस पूरा पाषाण काल का चूंकि समय काल बहुत बड़ा है, आप देखें तो 24,90,000 इतना कुछ समय काल इसका है, लगभग 24 लाख सालों का समय काल है। तो इसे फिर हमने 3 भागों में बांटा है, और सबसे पहले आता है निम्न पुरा पाषाण काल जिसे हम लोअर पैलियोलिथिक एज या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ये वो काल है जब मनुष्य बहुत ही क्रोड प्रकार के उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, बहुत ही बेसिक टूल्स का उपयोग कर रहा है। क्रोड का मतलब यही होता है जो बहुत ही बुनियादी उपकरण थे, जैसे जिस रूप में उसे पत्थर मिल गया लगभग इसी रूप में उसने उसका इस्तेमाल कर लिया, बहुत ही बेसिक टूल्स का वो उपयोग करता था। तो सर इसके प्रमाण हमें भारत में कहां कहां से मिले हैं? तो इंडिया में बहुत सारी जगह से हमें इसके प्रमाण मिले हैं, पर उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर करता हूं। एक मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस मैप में आप एक बात देखें कि उत्तर भारत में आपको बहुत लंबे समय तक कोई भी मध्य पाषाण काल या पुरा पाषाण काल का स्थान नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण ये रहा कि पुरा पाषाण काल जब था तो वो प्लीस्टोसीन एपोक में था, और उस समय भारत के इस हिस्से पर भयंकर बर्फ थी, तो यहाँ आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने नहीं मिलेगी। जबकि दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो साउथ इंडिया वाला इलाका है ये कंपैरेटिवली गर्म था, ये अपेक्षाकृत गर्म था। यही कारण है कि आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के अधिकांश स्थल, विशेष रूप से पुरा पाषाण काल के अधिकांश स्थल दक्षिण भारत या एमपी मध्य
मध्य भारत में देखने मिलेंगे। पैलियोलिथिक साइट के मैक्सिमम आपको जो एविडेंसेस देखने के लिए मिलेंगे वो साउथ और सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि उस समय नदर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट आइस एज के चपेट में था या आइस एज की वजह से जमा हुआ था। तो ये एक कॉमन सेंस हमने यहाँ पर लगा लिया। तो आइए अब हम नवपाषाण काल के कुछ स्थानों को देखते हैं कि कौन कौन से स्थान हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हुनसगी। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। सवाल आपसे घुमा करके भी पूछा जाता है। सवाल क्या होता है? वो नवपाषाण काल, निम्न पाषाण काल ये सब नहीं पूछता, वो सीधा आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण काल का स्थान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट। तो जितनी भी साइट में आपको पढ़ाने वाला हूं, निम्न, मध्य और उच्च, वो सब की सब पुरा पाषाण काल में आती हैं, वो सारी ही पैलियोलिथिक साइट है। ठीक, तो एक है हुनसगी कर्नाटक में, दूसरा है डिडवाना राजस्थान में, तीसरी एक जगह है साथियों बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में GR शर्मा ने बताया था। एक है सोहन घाटी पंजाब वाले रीजन में, जिसके बारे में प्रोफेसर वाडिया, DN वाडिया और डे टेरा ने इसके बारे में पता लगाया था। ये महत्वपूर्ण साइट है। सोहन घाटी पंजाब में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, पल्लावरम मद्रास में, डिडवाना राजस्थान में और हुनसगी कर्नाटक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको मैप के थ्रू भी याद करा देता हूं। तो अगर हम इस तरह से साथियों मैप बनाएं तो यहां हमें कर्नाटक में हुनसगी देखने मिलेगा। हुनसगी, ठीक है, कर्नाटक में इंपॉर्टेंट साइट है। चेन्नई में यहां हमें पल्लावरम देखने मिलेगा, जो कि मद्रास में आता है। कहां पर आता है जी? मद्रास वाले क्षेत्र में आता है, मद्रास वाले रीजन में आता है। यहां अभी ये पाकिस्तान वाला रीजन है, यहां हमें सोहन घाटी वाला क्षेत्र देखने मिलेगा। सोहन घाटी, सर सोहन घाटी इसलिए क्योंकि जो सोहन है, सोहन ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर साथियों हमें बहुत सारी साइट्स देखने के लिए मिली हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को नाम ही दे दिया गया है सोहन संस्कृति, जो कि निम्न पुरा पाषाण काल के तहत आती है। इस पूरी जगह को नाम दे दिया है सोहन कल्चर, जो कि लोअर पैलियोलिथिक एज में आता है। और सोहन घाटी के बारे में सबसे पहले पता लगाया था प्रोफेसर DN वाडिया ने, और इस पर रिसर्च की थी प्रोफेसर D टेरा ने। ये प्लीज याद रखिएगा। और यहां से मुख्य रूप से जो हमें चीजें मिली हैं साथियों, तो मुख्य रूप से हमें यहां से पेबल्स देखने के लिए मिले हैं, अर्थात बालुकाश में देखने के लिए मिले हैं। यही कारण है कि सोहन संस्कृति को पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, पेबुल कल्चर भी कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक इसी तरह जैसे हमें सोहन घाटी से बहुत सारे एरियाज मिले हैं, इसी तरह हमें मद्रास से भी बहुत सारे इलाके मिले हैं। तो यहाँ पर एक और कल्चर बन गया दोस्तों, और इस कल्चर को कहा गया मद्रास संस्कृति। यह भी नवपाषाण काल के अंतर्गत आती है, नियोलिथिक एज के तहत आती है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, जिन्होंने भारत का पहला पाषाण काल का उपकरण हस्त कुठार हैंड एक्स 1863 में इस इलाके में पता लगाया था। इसके प्रमुख स्थानों में पल्लावरम और अतिरम पक्कम है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। और इंपॉर्टेंट प्लेसेस में तो एक तो हो गया सोहन घाटी पंजाब में, हुनसगी कर्नाटक में, पल्लावरम मद्रास में, ये प्रमुख इलाके हो गए। फिर एक जगह और आपको याद रखना है, ये यूपी में है साथियों, और यूपी में ये जो जगह है इसे कहा जाता है बेलन घाटी। बेलन घाटी ये कहां पर है सर? ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट। एक बार ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अब यही चीज मैं आपको मैप में एक बार एक्सप्लेन करता हूं, तो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी एक एक करके। तो हमें क्या समझ में आया सर? पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि ये जो समय काल है, ये जो टाइम पीरियड है, अब यहाँ पर फ्लिंट स्टोन या चकमक पत्थर का इस्तेमाल होने लगा था।
चकमक पत्थर का प्रयोग होने लगा था, अर्थात फ्लिंट स्टोन का उपयोग होने लगा था। तो महत्वपूर्ण स्थल में एक तो हो गया सर भीम बेटिका जो कि मध्य प्रदेश में आता है। ये त्रिपुरा है साथियों, त्रिपुरा। तो यहाँ पर हाउजी वैली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये त्रिपुरा में आता है। महाराष्ट्र में एक जगह मिलेगी, मैं बताना भूल गया, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पटने जो महाराष्ट्र में जगह है, यहाँ से हमें ऑस्ट्रिच का एग शेल मिला है, मतलब जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का छिलका मिला है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि किस स्थान पर शुतुरमुर्ग के अंडे का छिलका मिला है, तो वो जगह पटने है, महाराष्ट्र की। इंपॉर्टेंट साइट है, इसको भी आप याद रखना। फिर डिडवाना तो है ही है। फिर एक मैंने आपको बताया था कर्नाटक में एक साइट है, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कर्नाटक में एक साइट है दोस्तों, और इस जगह का नाम है इसमपुर। ये कर्नाटक में है। यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जिससे पता चलता है कि यहाँ पत्थरों के औजार बनाने का शायद कोई कारखाना रहा होगा। अब कारखाने से आप ये मतलब मत निकालना कि आज की तरह बड़े स्तर का कारखाना, बहुत ही छोटे स्तर का कारखाना। इसमपुर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बहुत सी किताबें इसमपुर को निम्नपुरा पाषाण काल का स्थल मानती हैं। तो अगर आप इसको निम्नपुरा पाषाण काल में भी देखो तो परेशान मत होना। कुछ किताबें कहती हैं कि ये उच्चपुरा पाषाण काल का था, कुछ कहती हैं ये निम्नपुरा पाषाण काल का था। इसमपुर से मैंने जितने भी सवाल देखे हैं उसमें सिर्फ ये लिखा रहता है कि ये पुरा पाषाण काल का स्थल था, ये पैलियोलिथिक साइट थी। तो ये प्रमुख स्थान है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसे हम कुरनूल केव कहते हैं। कुरनूल केव अर्थात कुरनूल की गुफाएं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट है, इनके बारे में याद रखना। लोहदा नाला उत्तर प्रदेश में, हावड़ा घाटी त्रिपुरा में, कुरनूल आंध्र प्रदेश में और इसमपुर कर्नाटक में। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र में पटने नाम की जो जगह है वहां से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, ऑस्ट्रिच का एग शेल मिला है। तेज धार वाले उपकरणों की शुरुआत हो चुकी थी जो फ्लिंट स्टोन से बनाए जा रहे थे। तो एक काम करें, अब सभी चीजों को क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये सारे स्थान याद रहें। देखो, अब हम सीधा सीधा रिकॉल करेंगे कि पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं, अर्थात पैलियोलिथिक साइट की, पैलियोलिथिक एज के इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी हैं। तो हमें क्या क्या महत्वपूर्ण स्थल देखने के लिए मिले, तो सर एक हमें देखने मिला भीम बेटिका, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, बहुत बढ़िया। एक हमें देखने मिला सोहन घाटी। अब इसको मैप में बना लेते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें सारी चीज़ें एक के बाद एक याद आनी चाहिए कि हमने कौन सी जगह कहाँ पर देखी है, तभी आपको याद होगा। तो सर एक हमें देखने मिला सोहन वैली। यहाँ पर हमें देखने मिला तमिलनाडु में मद्रास वैली या मद्रास घाटी। महाराष्ट्र में हमें 2-3 जगह देखने मिली, एक तो नेवासा और दूसरा पटने नाम की एक जगह देखने मिली। गुजरात में हिरन वैली। मध्य प्रदेश में जो जगह देखने के लिए मिलती है ये है भीम बेटिका। त्रिपुरा में हावड़ा वैली नाम की एक जगह देखने मिलती है, हावड़ा घाटी नाम की एक जगह मिलती है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल केव, कुरनूल की गुफाएं। राजस्थान में डिडवाना नाम की एक जगह है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी में लोहंद नाला नाम की एक जगह है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में 2 जगह हैं, एक हुंसगी और दूसरा इसमपुर। हुंसगी और इसमपुर, तो ये महत्वपूर्ण पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं, इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है। उत्तर प्रदेश में लोहंद नाला और बेलन घाटी नंबर 1, राजस्थान में डिडवाना, फिर सोहन घाटी पंजाब वाले इलाके में, गुजरात से हिरन घाटी, महाराष्ट्र में नेवासा और पटने से हमें शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है। मध्य प्रदेश में एक तो हथनौरा हो गया जहां से हमें प्राचीन मानव के साक्ष्य मिले हैं और दूसरा भीम बेटिका। आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं, कर्नाटक में हुंसगी और इसमपुर और तमिलनाडु में पल्लावरम और अतिरम
पक्कम, ये सारे महत्वपूर्ण पुरापाषाण काल के स्थान हैं। ये इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है। निम्न पुरापाषाण काल में क्रोड प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। मध्य पुरापाषाण काल में फलक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया और उच्च पुरापाषाण काल में हमने चकमक पत्थर का प्रयोग किया। इंग्लिश में रिकॉल कराता हूं मैं, लोअर पैलियोलिथिक एज में क्रोड टाइप के टूल थे, मिडिल पैलियोलिथिक एज में फ्लेक कल्चर का फॉर्मेशन हुआ और अपर पैलियोलिथिक एज में दोस्तों हमें फ्लिंट स्टोन देखने के लिए मिलता है। ये बात प्लीज आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा पुरापाषाण काल वाला टॉपिक खत्म होता है, जहां पर मानव जो है साथियों वो आखेटक और खाद्य संग्राहक का जीवन जी रहा था। तो और याद रखेंगे यह भी कि मद्रास संस्कृति और सोहन घाटी संस्कृति ये निम्न पुरापाषाण काल के तहत आती है। सोहन वैली कल्चर और मद्रास कल्चर ये लोअर पैलियोलिथिक साइट का कल्चर है। देखो, मद्रास संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति या हैंड एक्स कल्चर भी कहते हैं। क्यों ऐसा इसलिए कहा जाता है साथियों, क्योंकि यहां से हमें बहुत बड़ी मात्रा में हस्त कुठार या हैंड एक्स मिला है। इसके प्रमुख स्थानों में पल्लावरम, वाद मदुरई और अतिरम पक्कम शामिल है। वहीं सोहन घाटी को हम बटिकाश में संस्कृति या चॉपिंग पेबुल कल्चर कहते हैं। इसे चॉपिंग पेबुल कल्चर या पेबुल कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले प्रोफेसर डीएन वाडिया ने पता लगाया था, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से खुदाई का काम प्रोफेसर टेरा के द्वारा ही किया गया था। तो ये बेसिक बातें हैं, क्या है, ये चीजें कई बार पूछी गई हैं अलग अलग एग्जाम में। सोहन घाटी संस्कृति, अब इनको संस्कृति इसलिए नाम दिया गया कि एक ही जगह पर, मतलब एक आसपास के इलाके, जैसे मान लो ये पल्लावरम है तो बस ये आसपास ही इलाके हैं, अतिरम पक्कम, वाद मदुरई ये आसपास हैं, तो यहां हमें एक ही प्रकार के उपकरण देखने के लिए मिले, तो इसे हमने नाम दे दिया मद्रास संस्कृति। यही चीज सोहन घाटी वाले इलाके में हुई, वहां भी हमें लगभग एक ही प्रकार की चीजें देखने के लिए मिली थी साथियों। तो ये पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज समाप्त होता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको याद हो जाए, मैप से 2 से 3 बार लोकेशन बता रहा हूं, उम्मीद है कि चीजें आपको याद हो जाएंगी। और जो लोग ऐप पर हैं, आप क्विज बहुत अच्छे से लगाना साथियों, क्विज बहुत अच्छी है, बहुत शानदार क्विज है, क्योंकि उसमें ना हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं 2024 तक के। लगभग आप देखोगे तो 30-35 क्वेश्चन हैं जो पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। तो प्रैक्टिस करना, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो दोस्तों आप भी बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहो, अलग अलग जगह से MCQs लगाते रहो आप। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। ये हमने डिस्कस कर लिया, तो ये हमारी साइट्स भी हो गई इंपॉर्टेंट, ये हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स भी हमें देखने के लिए मिल गई, ये भी हम देख भी लेंगे। ये हुनसगी है, ये कुरनूल की गुफाएं हैं, ये सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें चर्चा करनी है अगले टॉपिक के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में, अर्थात मीजोलिथिक एज के बारे में। फिर आखिर में मैं भीमबेटका के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। देखो साथियों, जो मध्य पाषाण काल है, मीजोलिथिक एज है, ये ऐसी कोई चीज भारत में थी नहीं। इसकी थोड़ी सी कहानी सुनो, थोड़ी सी स्टोरी सुनो। भारत में जब 1863 में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल का पहला उपकरण खोजा था ना, तो भारत में यही माना गया कि एक पुरापाषाण काल है और एक नव पाषाण काल है, एक पैलियोलिथिक एज है और एक नियोलिथिक एज है। शुरुआत में ये 2 ही काल हुआ करते थे, पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। फिर क्या हुआ कि 1867 के आसपास विंध्याचल वाले क्षेत्र में प्रोफेसर AC कार्लाइल ने बहुत सारे उपकरणों की प्राप्ति की। शुरुआत में इन्हें जो पत्थर के उपकरण मिले ना, तो इतिहासकारों ने उन उपकरणों को पुरापाषाण काल में ही रख दिया, पैलियोलिथिक एज में ही रख दिया। लेकिन बाद में जब इनको ध्यान से स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये जो टूल्स
विंध्यन एरिया से मिले हैं, विंध्यन माउंटेन से जो कार्लाइल को टूल्स मिले थे, ये पैलियोलिथिक एज के टूल से बहुत अलग है और नियोलिथिक एज के टूल से भी बहुत अलग है। ये जो उपकरण कार्लाइल को विंध्य क्षेत्र में मिले थे, ये पुरापाषाण काल के औजारों से भी अलग है और नवपाषाण काल के औजारों से भी अलग है। तब एक नई कैटेगरी बनाई गई, मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड। और मीजोलिथिक पीरियड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये एक संक्रमण काल को दिखाता है, यह एक ट्रांजिशन पीरियड को दिखाता है। और ट्रांजिशन पीरियड कैसे? दो चीजें हुई जो बड़ी बड़ी हैं। एक संक्रमण काल इसलिए कि एक तरफ पुरापाषाण काल था और एक तरफ नवपाषाण काल था, एक तरफ पैलियोलिथिक एज है और एक तरफ नियोलिथिक एज है। ये इसके बीच के ट्रांजिशन को दिखाता है, ये पूरे के पूरे ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1, ये ट्रांजिशन इस रूप में भी दिखाता है कि अब हमारी पृथ्वी जो है वो हिम युग को छोड़ रही थी, हम आइस एज को पीछे छोड़ रहे थे और अब हम सामान्य जलवायु में प्रवेश कर रहे थे। हम एक नॉर्मल क्लाइमेट में अब एंटर कर रहे थे। हम कहाँ पर प्रवेश कर रहे थे? हम एक नॉर्मल क्लाइमेट वाले एरिया में एंटर कर रहे थे, सामान्य क्षेत्र वाले इलाके में, सामान्य जलवायु वाले इलाके में हम आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था साथियों कि जो पुरापाषाण काल है वो पूरी तरीके से प्लीस्टोसीन एपोक में था, जिसमें पूरी जगह पर बर्फ जमा हुआ था। पृथ्वी का 60% से अधिक हिस्से में बर्फ जमा हुआ था। अब हम होलोसीन एपोक में एंटर कर रहे थे। ये वो समय था जब पृथ्वी का तापमान एक बार फिर से सामान्य हो रहा था, मतलब बढ़ रहा था। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ा वैसे वैसे बर्फ पिघलने लगी। जब बर्फ पिघली तो वनस्पतियों का प्रादुर्भाव हो गया, वेजिटेशंस आ गए, नए नए प्रकार के पेड़ पौधे उगने लगे, घास उगने लगी। इनको खाने वाले जीव आ गए जो कि शाकाहारी थे। शाकाहारी जीवों का शिकार करना भी आसान था और यहीं से अब आप देखेंगे कि कृषि का आधार तैयार हो जाएगा, एग्रीकल्चर की फाउंडेशन शुरू हो जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा काल है, मध्य पाषाण काल जो है, ये संक्रमण को दिखाता है, ट्रांजिशन को दिखाता है कि कैसे हम पुरा पाषाण काल को छोड़ करके नव पाषाण काल में जा रहे थे, कैसे हम पैलियोलिथिक पीरियड को छोड़ करके नियोलिथिक पीरियड में जा रहे थे। ये वही समय है जब हिम युग की समाप्ति हो रही है, आइस एज खत्म हो रही है, घास युक्त मैदान और घरेलू जानवरों का उद्भव हो रहा है। इमर्जेंस ऑफ ग्रासलैंड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, जब घास फूस खाने वाले पशु आने लगे ना, तो ये अग्रेसिव नहीं थे। चाहे वो गाय हो या फिर भेड़ हो, बकरी हो, ये सब अग्रेसिव नहीं थे। तो यहीं से मानव ने पशु पालन शुरू किया, यहीं से इंसान ने एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत की। क्योंकि इससे पहले जितनी भी चीज़ें थी ना, जितने भी जानवर थे, वो इतने अग्रेसिव थे कि आप उन्हें घरेलू बना ही नहीं सकते थे, आप उनका डोमेस्टिकेशन कर ही नहीं सकते थे दोस्तों। तो यहाँ से फिर शुरुआत होती है पशुपालन की। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि किस काल से पशुपालन की शुरुआत हुई? तो पशुपालन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो होती है, वो मध्य पाषाण काल से हुई, वो मीजोलिथिक पीरियड से हुई। और आपको पता है पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। तो 2-3 बातें याद रखना। पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य पाषाण काल से। एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत कहाँ से हुई? मीजोलिथिक पीरियड से। संक्रमण काल किसे कहा जाता है? ट्रांजिशन पीरियड किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को, मीजोलिथिक एज को। आइए अब हम इसके महत्वपूर्ण स्थानों को देख लेते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस काल की एक और विशेषता है, वो ये है कि अब सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। एज ऑफ माइक्रोलिथ, ये सारी चीजें पूछी जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आपसे वो प्रश्न करेगा कि क्रोड प्रकार के उपकरण कहाँ मिले, तो क्या जवाब दोगे? अभी हमने पढ़ा था, याद करो, क्रोड प्रकार के उपकरण हमें कहाँ मिले? उच्च निम्न पुरापाषाण काल में, लोअर पैलियोलिथिक एज में। दूसरा प्रश्न वो आपसे करेगा,
फलक संस्कृति का निर्माण कब हुआ, फ्लेक कल्चर कब बना, तो हमने पढ़ा मध्य पुरा पाषाण काल में, मिडिल पैलियोलिथिक एज में। फिर तीसरा पूछेगा फ्लिंट कल्चर कब आया, चकमक पत्थरों का प्रयोग कब शुरू किया, तो उच्च पुरा पाषाण काल में, अपर पैलियोलिथिक एज में। और चौथा पूछेगा कि सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग हमने कब शुरू किया, एज ऑफ माइक्रोलिथ किसे कहते हैं, तो एज ऑफ माइक्रोलिथ मेरे दोस्तों मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, मीजोलिथिक एज को कहा जाता है। ये चीजें मैच द कॉलम में आ जाती हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं। चलिए प्रमुख स्थानों के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख स्थल हैं, एक है दमदमा, दूसरा है चोपानी मांडो और तीसरा है सराय नाहर राय। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दमदमा। दमदमा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से हमें 5 युग्म समाधान मिले हैं, 5 कपल ब्यूरियल मिले हैं और एक ऐसी कब्र मिली है जहां 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, जहां पर 3 स्केलेटन हमें एक साथ मिले हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से एक साथ 3 मानवों के कंगाल मिले हैं, एक साथ हमें 3 ह्यूमंस के स्केलेटन्स मिले हैं। तो वो जगह है उत्तर प्रदेश का दमदमा। दूसरा मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो कि रायसेन में है और आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम में है। अब मैं आपको एक बात बताना भूल गया, बड़ी महत्वपूर्ण है कि पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई, मध्य पाषाण काल से। एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत कहाँ से हुई, मीजोलिथिक पीरियड से। और पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मिले हैं। एनिमल हस्बेंड्री के जो अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं वो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके अलावा सराय खोला जो कि पंजाब में आता है, लंघनाज जो कि गुजरात में आता है। तो अगर मैं मैप में ये सारी बातें आपको दिखाऊं, एक बार मैप में हम देख लेते हैं तो हमेशा चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर मैप में हम इन सभी बातों को समझने की कोशिश करें तो पहले तो हमें यही समझना होगा कि जो मीजोलिथिक पीरियड है, मध्य पाषाण काल है, यह सूक्ष्म उपकरणों का काल था, अर्थात ये एज ऑफ माइक्रोलिथ थी। दूसरी बात हमें समझ में आती है, यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हुई। कुत्ता सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया। बागौर राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें इसके प्रमाण मिलते हैं और यह एक संक्रमण काल था, एक ट्रांजिशन पीरियड था और इसकी अवधारणा कार्लाइल नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने दी थी। अब हम इसके प्रमुख स्थानों की बात करें, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आप लोगों से भी कुछ सवाल पूछूंगा। देखो, उत्तर प्रदेश में एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है दमदमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें एक साथ 3 कंकाल और 5 ऐसी कब्रें मिली हैं जहां पर 2 लोगों को दफनाया गया है। एक यहां पर है सराय नाहर, ठीक है। एक और जगह यहां पर आती है चोपानी मांडो, एक और जगह आती है चोपानी मांडो, ये यूपी में है। वहीं साथियों ये जो पंजाब का इलाका है, यहां से एक जगह मिली है सराय खोला, ये भी इंपॉर्टेंट जगह है सराय खोला। लंघनाज नाम की एक जगह है लंघनाज, ये हमें गुजरात से मिली है। मध्य प्रदेश में 2 इलाके हैं, भीमबेटका और एक इलाका है आदमगढ़। ये प्रमुख स्थान है मध्य पाषाण काल के। और राजस्थान में एक जगह है बागौर जहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस मिले हैं। तो यूपी में सराय नाहर राय, दमदमा और चोपानी मांडो, राजस्थान में बागौर, पंजाब में सराय खोला, लंघनाज गुजरात में, भीमबेटका और आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश वाले इलाके में मिले हैं। ये मध्य पाषाण काल के स्थान है। तो भीमबेटका के बारे में मैंने आपको कहा भी था कि ये पुरा पाषाण काल में भी आता है और मध्य पाषाण काल में भी आता है। ठीक इसी तरह आप चोपानी मांडो वगैरह देखोगे कि ये मध्य पाषाण काल में भी आते हैं और उच्च पाषाण काल में भी, नव पाषाण काल में भी आते हैं, नियोलिथिक एज में भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं नवपाषाण काल के बारे में, अर्थात नियोलिथिक एज के बारे में।
ये जो शब्द है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, ये शब्द दिया था जॉन लुबाक ने। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने नव पाषाण काल शब्द का पहला प्रयोग किया, किसने नियोलिथिक वर्ड का पहला यूज किया था, तो वो थे जॉन लुबाक। अब यहां आपको दो फोटो दिख रही होंगी, एक फोटो आपको खेत की दिख रही होगी। तो ये फोटो आपको बता रही है कि नव पाषाण काल वो समय है जब मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया, ह्यूमन ने एग्रीकल्चर को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई थी, लेकिन कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल से हुई। एनिमल हस्बेंड्री के जो शुरुआत है वो मीजोलिथिक पीरियड से हुई थी, लेकिन एग्रीकल्चर की शुरुआत नियोलिथिक पीरियड से हुई है, नव पाषाण काल से हुई है। याद रखिएगा साथियों, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब यही कारण है कि गार्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने नव पाषाण काल को अन्न क्रांति या नव पाषाणिक क्रांति, उन्होंने नियोलिथिक एज को फूड रेवोल्यूशन या नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया है। रीजन बड़ा सिंपल है, ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जैसे ही कृषि की शुरुआत हुई, जैसे ही हमने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, मानव खाद्य संग्राहक से अब खाद्य उत्पादक बन चुका था। ह्यूमन जो है वो अब फूड प्रोड्यूसर बन चुका था फ्रॉम दी फूड गैदरर। और आप जानते हैं कृषि का भारत में सबसे पुराना साक्ष्य कहां पर है? भारत में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है लुहारा देव, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहां से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरा पुराना साक्ष्य 7000 साल पुराना हमें मेहरगढ़ से मिलता है, जो पाकिस्तान में बोलन घाटी वाले रीजन में है। यहां से हमें जौ और गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में एक और जगह है कोल्डी हवा, यहां से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। पहली फसल जो मानव ने उपयोग की थी माना जाता है वो बार्ले है, अर्थात वो जौ है। तो कृषि की शुरुआत हो गई, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। अब दूसरी फोटो पर गौर कीजिए, इस फोटो में आपको आग दिख रही होगी। तो ये वो समय है जब मानव ने आग के अनुप्रयोग को समझ लिया था। याद रखना, आग तो शुरुआत से थी, आग की खोज नहीं की मानव ने, आग तो उसको पहले भी दिख रही थी। ये वो समय है जब वो आग को नियंत्रित करना सीख जाएगा, वो फायर को कंट्रोल करना सीख जाएगा। और जब उसने आग का उपयोग करना शुरू कर दिया तो अब जानवर उससे दूर रहने लगे, और अब वो पका हुआ मांस खाता था, वो कुक्ड मीट खाता था, जिससे बीमारियां कम होने लगी, जिससे वो बीमार नहीं होता था। इससे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, उसकी जीवन प्रत्याशा दर बढ़ गई। तो ये सारी बातें याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नव पाषाण काल को ही अन्न क्रांति कहा जाता है, फूड रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य ने कृषि का आरंभ कर दिया था। कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य लुहारा देव उत्तर प्रदेश से मिलते हैं चावल के। मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है वहां से गेहूं और जौ, वीट और बार्ले के एविडेंस मिलते हैं, और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। आग का प्रयोग करना भी हमने शुरू कर दिया, और जौ सबसे पहली फसल है जो मानव ने उपयोग की थी। तो चलिए अब हम इसके प्रमुख स्थानों के बारे में जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी, महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से थे साथियों। तो देखिए, महत्वपूर्ण स्थानों में एक है बुर्ज होम। बुर्ज होम और गुफ कारल, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण जगह हैं, जम्मू कश्मीर में। दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। अच्छा, कृषि की शुरुआत हो गई, और कृषि के साथ साथ स्थायी निवास का भी शुरुआत हो चुकी थी, परमानेंट सेटलमेंट की भी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि कृषि शुरू हो गया था। तो बुर्ज होम और गुफक कारल, इन दोनों ही जगह से हमें गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिले हैं। वहीं मेहरगढ़ से हमें आयताकार मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के घर मिले हैं, रेक्टेंगुलर क्ले हाउस मिले हैं। ये देखिए, ये फोटो मैंने जानबूझ के यहाँ लगाया है कि इससे आपको ये समझ में आ जाए कि नव पाषाण काल में स्थायी निवास शुरू हो चुका था, घर वगैरह बनने लगे थे। तो मेहरगढ़ से हमें आयताकार मिट्टी के घर मिलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में
हमें क्ले हाउसेस मिलते हैं, और बुर्ज होम और गुफक कारल जो कि दोनों ही जम्मू कश्मीर में हैं, यहाँ से हमें पिट हाउसेस या गर्त निवास मिलते हैं। गर्त निवास ऐसे दिखता था साथियों, ये देखिए, ये गर्त निवास है, गड्ढा खोद करके इसके नीचे एक प्रकार का घर बनाया जाता था। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका गर्त निवास का है, इस तरह दिखा करता था। एक और बात सुनो, जम्मू कश्मीर में इस समय तक जो बुर्ज होम और गुफ कारल की साइट है ना, इन दोनों ही जगहों पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली। जैसे बुर्ज होम में हमें एक कब्र मिली है, एक ब्यूरियल मिला है, जहां पर मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है, ह्यूमन और डॉग को एक साथ दफनाया गया है। ये देखो, मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है। ये बुर्ज होम का एक ब्यूरियल है। गुफ कारल से भी हमें एक कब्र मिली है, जहां मानव और बकरी को एक साथ दफनाया गया है, ह्यूमन और गोट को एक साथ ब्रीड किया गया है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, गर्त निवास कहाँ मिला? बुर्ज होम ऑफ गुफ कारल में। मानव और कुत्ते को कहाँ दफनाया गया? ह्यूमन और गॉड के ब्यूरियल्स कहाँ पर मिले? तो वो हमको मिलते हैं साथियों बुर्ज होम में। मानव और बकरी को कहाँ दफनाया गया? गुफ कारल में। बुर्ज होम, गुफ कारल, ये दोनों ही नवपाषाण काल के स्थल हैं, नियोलिथिक साइट हैं, और स्थायी निवास की शुरुआत हो चुकी थी। मिट्टी के घर या स्थायी निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसके अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलते हैं? तो वो मेहरगढ़ में मिलते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में आता है वर्तमान में। ठीक है, अब हम प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में चिरौंद नाम की एक जगह है, जहां से हड्डी के उपकरण मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, महागरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। चौपानी मांडो से ना हमको एक झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। असम में दाउजली हेडिंग, जहां से जेडाइट नाम का एक पत्थर मिला है जो हरे रंग का होता है। ठीक है, तमिलनाडु में परियामपल्ली, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटक में हल्लूर तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है संगन कल्लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कर्नाटक में संगन कल्लू नाम की जगह मिली है, और साथियों कर्नाटक में एक इसमपुर नाम की जगह थी, जो कि एक पुरा पाषाण काल का स्थल है, एक पैलियोलिथिक साइट है। और हमने आपको बताया था कि इसमपुर में हमें पत्थरों का एक कारखाना मिला है, स्टोन की एक फैक्ट्री मिली है। ठीक ऐसा ही कारखाना हमें संगन कल्लू से मिला है, जो कि एक नवपाषाण काल का स्थल था, जो कि एक नियोलिथिक साइट थी। और यहाँ से हमें राख का टीला भी मिला है, यहाँ से हमें एक ऐश माउंड भी मिला है। और ये दोनों बहुत जरूरी है कि राख का टीला हमें कहां से मिला है? संगन कल्लू से मिला है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली चीज आप समझे और बातें, ये देखो, इस तरह के उपकरण हमें ना पॉलिशदार उपकरण मिलते हैं। नवपाषाण काल में पॉलिशदार औजारों का प्रयोग किया गया, पॉलिश्ड टूल का इस्तेमाल किया गया, जैसे सेल्ट। ये सेल्ट नाम का उपकरण है। भारत में पहली बार जो मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत है, वह भी नवपाषाण काल से होती है, वह भी नियोलिथिक एज से होती है। आने वाले समय में हम मिट्टी के बर्तन, मृदभांड के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कई तरह के मृदभांड होते हैं, कई तरह के मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ऑज कलर्ड पोटरी। ये हम सब डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे भीमा नदी के एक सहायक है, वहां पर है। और रिसेंटली ना तुर्की में एक पूरा का पूरा शहर मिला है, इतनी बड़ी बस्ती मिली है, जो कि नवपाषाण काल की बस्ती है। इसका नाम है कैटल होयुक नाम की एक जगह है टर्की में। ठीक है, तो ये सारी बातें अब हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा नवपाषाण काल के बारे में, ताकि चीजें हमें आसानी से याद हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सर, नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, ये नाम किसने दिया? क्या जवाब दोगे? जॉन लुबाक। इसे गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा है? फूड रेवोल्यूशन, अर्थात अन्न
क्रांति। यहीं से हमें एक और चीज समझ में आती है, एक और पॉइंट समझ में आता है कि जो नवपाषाण काल है, यहीं से कृषि की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। यहीं से स्थायी निवास अर्थात परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत हुई। यहीं से साथियों हमने मृदभांड बनाना शुरू किया, अर्थात यहीं से पोटरी की शुरुआत हुई। जो उपकरण मिलते हैं, यहाँ से हमें पॉलिशदार उपकरण मिलना शुरू हो गए, अर्थात हमें पॉलिश्ड टूल मिलना शुरू हो गए। अब देखो यहाँ से कितना अच्छा मैच द कॉलम बन सकता है कि अलग अलग जगह पुरा पाषाण काल में क्रोड, फलक और फ्लिंट टाइप के उपकरण थे। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ सूक्ष्म उपकरण थे, और नव पाषाण काल में पॉलिशदार उपकरण, नियोलिथिक एज में पॉलिश्ड टूल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब कृषि में हमने क्या देखा कि सबसे पहली फसल जो मानव ने उगाई वो जौ थी, अर्थात वो बारले थी। भारत में कृषि का सबसे पुराना जो साक्ष्य है वो लुहारा देव यूपी से मिला है। यहाँ से हमें राइस अर्थात चावल का साक्ष्य मिला है। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में भी कृषि होती थी। मेहरगढ़ कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में। यहाँ से हमें बारले वीट का साक्ष्य मिला है। बारले और वीट, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। ठीक इसी तरीके से एक जगह है साथियों, कोल्डी हवा, जो कि यूपी में आती है, और यहाँ से हमें चावल अर्थात राइस के साक्ष्य मिले हैं। स्थायी निवास की हम बात करें तो इसका पुराना साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ में दोस्तों हमें आयताकार मिट्टी के मकान देखने मिलते हैं, रेक्टेंगुलर घर देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा इनाम गांव नाम की एक जगह है, इनाम गांव। इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में आता है। एक नदी है जिसका नाम है घोड़ नदी, घो भी कहते हैं, घोड़ नदी। ये नदी भीमा नदी की सहायक है साथियों। यहाँ पर भी साक्ष्य देखने मिलते हैं। तीसरा बुर्ज होम और गुफक कारल, ये दोनों जम्मू कश्मीर में आते हैं। यहाँ पर भी हमें गर्त निवास या पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस देखने मिलते हैं। मृदभांड की शुरुआत हुई, हाथ से ही बर्तन बनाए जाते थे और पॉलिशदार उपकरण। हमने तथ्यों में ये भी देखा, हमने फैक्ट्स में ये भी देखा कि एक जगह है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। यहाँ से हमें ह्यूमन प्लस डॉग का ब्यूरियल मिला है, मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है। गुफक कारल है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर मानव, ह्यूमन और गोट अर्थात बकरी को एक साथ दफनाया गया है। तो ये प्रमुख बातें हैं, ये सारी बातें आपको याद रखना है। आग का अनुप्रयोग भी शुरू हो गया, हमने फायर का यूसेज करना भी शुरू कर दिया था। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। सेल्ट प्रकार के उपकरण थे, ये बातें आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से कई तरह के सवाल बन सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी रुकिएगा, बस 5 मिनट में आपका और लूंगा, फिर हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। तो ये सारी बातें हो गई। स्थान भी आपको याद रखना है, कौन कौन सी जगह है। तो बिहार में चिरौंद नाम की जगह है, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, महागरा और चोपानी मांडो। असम में दाउजली हेडिंग इंपॉर्टेंट जगह, हरा पत्थर मिला है। तमिलनाडु में परियामपल्ली और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा। अब देखो ये वाला मैप भी बहुत अच्छा है, इस वाले मैप से भी आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि ये बुर्ज होम की जगह है, ये मेहरगढ़ की जगह है, ये चिरांद है बिहार में। ठीक है, ये देखो कोल्डी हवा और महागारा की जगह है। ये दाउजली हेडिंग है, असम वाले इलाके में है साथियों ये। ठीक है, दाउजली हेडिंग असम वाले इलाके में। हल्लूर है, ये कर्नाटक में है। परियमपल्ली है, ये अपना तमिलनाडु में है। तो ये प्रमुख स्थान है, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। मेहरगढ़ आप देख सकते हैं कि दूर आपको दिखेगा, ये यहाँ पर भी दी हुई है अलग अलग जगह। ठीक है, तो ये पाषाण काल की पूरी जानकारी हो गई। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं। एक शब्द है घटना चक्र में दिया गया है, लूसेंट में भी है, और शब्द है पेट्रोग्लिफ। इसको पेट्रोजिलिफ भी बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ या पेट्रोजिलिफ। ये वर्ड ध्यान से देखो, और हिंदी मीडियम वाले दोस्त भी इंग्लिश में ही याद रखेंगे पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ का मतलब होता है कि पत्थर की सतह का कुछ भाग तराश कर उस पर कुछ लिखना। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे कोई चट्टान है या कोई पत्थर है,
जो कुरेद सकते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उसको कुरेद कुरेद पर उसकर कुछ लिख दें। आपने कई बार जेल के कैदियों वाली फिल्में देखी होंगी, तो वो जेल की दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पत्थर लेकर के इनको कुरेदने की कोशिश करते हैं और इन पर कुछ लिख देते हैं, चित्र बना देते हैं। इसी को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। मानव ने अपनी कला की शुरुआत ऐसे ही की थी, ह्यूमन ने अपने आर्ट की शुरुआत ऐसे ही की थी। मानव ने सबसे पहले क्या किया, ये जो अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं उन्हीं पर जो उसके मन में आया, खाली बैठा रहता था मानव, क्या करता, तो उसने कुछ ना कुछ बनाना शुरू किया होगा। बाद में जब उसने रंगों के बारे में सीख लिया तो फिर उसने चित्र बनाए, और चित्र के सबसे पहले प्रमाण हमें मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित भीम बैटिका से मिलते हैं। तो भीम बैटिका के बारे में भी कुछ बातें आप याद रखिएगा। भीम बैटिका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम रॉक पेंटिंग कहते हैं। ये शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम रॉक शेल्टर बोलते हैं। यहाँ गुफाएं थी बहुत सारी, उन गुफाओं के अंदर जाकर के मनुष्य ने चित्र बनाए हैं। उन केव्स के अंदर जाकर के जो मैन हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की पेंटिंग की। वो क्या बनाते थे, तो वो हमेशा अपनी डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे आप देखें, वो शिकार कर रहे हैं, क्या करते हैं, वो ये बनाते थे। वो हाथी उन्होंने बनाया, उन्होंने भैंसा बनाया है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिप्रेजेंट की हैं। तो वो पशुओं को बनाते थे, एनिमल्स को बनाते थे, वो पक्षी अर्थात बर्ड्स को बनाते थे, जो जो उन्हें दिखता था वो सारी चीज़ें बनाते थे। भीम बैटिका के चित्रों में मुख्य रूप से 2 रंगों का प्रयोग हुआ है। एक तो उन्होंने प्रयोग किया है साथियों लाल रंग का, और दूसरा उन्होंने सफेद रंग का प्रयोग किया। बहुत रेयरली वो हरा रंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पर लाल और सफेद ये 2 रंग सबसे ज्यादा दिखेंगे। कहीं कहीं पर हरा और काला रंग भी इस्तेमाल किया है, पर ये 2 रंग सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। एक बात और याद रखना कि जो भीम बैटिका है, इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी 1957-58 में। MPPSC में प्रश्न पूछा गया बिल्कुल रिसेंटली कि इसकी खोज कब की गई, उन्होंने ईयर पूछा था। तो 1957 और 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीम बैटिका के बारे में पता लगाया था, और 2003 में भीम बैटिका को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। जुलाई 2003 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। तो भीम बैटिका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन में है, MP के रायसेन में है। फेमस किस चीज के लिए है? शैल चित्र और शैल आश्रयों के लिए, रॉक पेंटिंग और रॉक शेल्टर के लिए। ठीक है, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने पता लगाया था 1957-58 में, और जुलाई 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जुलाई 2003 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो साथियों, आज के सेशन में थोड़ा सा बड़ा सेशन हो गया, लेकिन हमने पाषाण काल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, हमने स्टोन एज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ से बाहर तथ्यात्मक जानकारी नहीं जाएगी, सारे बेसिक तथ्य जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, घटना चक्र और लूसेंट में दिए हुए थे, और कुछ चीजें मैंने ऐड कर दी, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर समाप्त होती हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। एक बात मैं और बताना भूल गया, सॉरी, रह गया था। क्या हुआ था कि 2020 के आसपास ना हमें भीम बैटिका से एक जीवाश्म मिला था, जिसे हमने नाम दिया था डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया नाम का एक हमें जीवाश्म मिला था, इस तरीके से दिखाई देता है, ये देखो इस तरीके से। तो पहले ना हमको लगा कि ये मानव का साक्ष्य है, UPSC ने भी यहाँ से सवाल पूछा था जब ये मिला था। तो फिर बाद में पता चला कि ये कोई मानव का साक्ष्य नहीं है, ये एक विलुप्त जानवर है। ये एक विलुप्त जानवर है, एक प्रिमिटिव एनिमल है, जो मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई देता था, नेचुरल बीही की तरह दिखाई देता था। तो ये याद रखना, कई बार पूछ लिए जाते हैं अच्छा डिकिंसोनिया क्या था, तो बता पाएंगे कि यार भीम बैटिका में एक साक्ष्य मिला था, एक फॉसिल मिला था, जो पहले लगा कि ह्यूमन का है, बट बाद में उसमें रिसर्च किया गया तो यह पाया गया कि प्रिमिटिव एक्सटिंक्टिंग एनिमल है, एक आदिम विलुप्त जानवर है जो मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखता था। तो ये भी बहुत चर्चा में रहा था। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर
कंप्लीट होता है। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो याद रखिएगा कि आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, शुभम गुप्ता पीडीएफ। हमारी एप्लीकेशन पर हम बहुत अच्छे कोर्सेज में लेकर के आए हूँ और पर्सनली आप देख भी सकते हैं कि यही लेक्चर हमारा हिस्ट्री का सेम है। जीके जीएस का एक हमारा फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी प्रीलिम्स की तैयारी, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये विषय मैं ही पढ़ाऊंगा। कुलदीप सर वहाँ पर साइंस का विषय पढ़ाएंगे दोस्तों, विज्ञान का विषय पढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा कोर्स है क्योंकि हर टॉपिक में हर क्लास के बाद हमने क्विज भी लगा के रखी है। दूसरा, एक एमपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी हमने शुरू किया है। प्रीलिम्स का कोर्स आएगा बाद में, एमपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स हमने शुरू किया है जिसमें लगभग 40% सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पर भी आप इनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों सारी तैयारी है इसमें, प्री और मेंस की तैयारी है, प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बहुत सीक्वेंस तरीके से क्लासेस होंगी। तो ये क्लासेस चल रही हैं, आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। और देखिए अब हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है तो मैं वो सारी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो समस्याएं आप लोगों को जाती थी। इसीलिए मैंने समय लेकर के चीज़ों को किया है और आप देखेंगे धीरे धीरे करके चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो आपको कोई भी डाउट है कोर्सेज से रिलेटेड तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ये हमारे कोर्सेज हैं। ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस है साथियों, इंदौर में सफलता आईएएस में। मैं आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं, आप ऑफलाइन भी हमसे पढ़ सकते हैं एमपीपीएससी के लिए, तो आप आ करके वहाँ पे मिल सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।